नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। हाजिर है आज हम नए टॉपिक के साथ। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज के अध्याय में हम समझेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के पीढ़ी। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर समझे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी समझे थे, फंक्शन और व्हाट इज कंप्यूटर भी समझे थे। आप चैनल पे जाके फंडामेंटल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर का जो पीढ़ी था उसे ही हम लोग कहते हैं, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर धीरे धीरे चेंज होते गया, इन्हीं चीज़ों को हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के, मतलब कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी कि मतलब कंप्यूटर में, जैसे हम लोग कल पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर समझे थे, तो वहाँ समझे थे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा था, कंप्यूटर के कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, मार्क 1 यूनिवैक पे जाके ख़त्म हुआ, बीच में डिफरेंस इंजन बना, एनालिटिकल इंजन बना, चार्ल्स बैबेज आए, उन्होंने कंप्यूटर का इनोवेशंस किया, जिसके वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया। इन सब चीज़ों के होने के बाद अब समय था कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के बदलाव करने का। तो सबसे पहला जो जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन, मतलब कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी, जिसका समय पीरियड रहा था 1945 से 1955 के बीच का। देखिए, बहुत सारे बुक है जो ये जो जनरेशन्स है, ये जो टाइम पीरियड है, समझ गए, पहला जनरेशन का, ये कई 42 से 55 बोलेगा, कोई 46 से 56, कोई 59, तो अलग अलग रिसोर्सेज पे ये अलग अलग पीरियड, टाइम पीरियड दिया हुआ है। आप इसको अगर एग्जाम पर्पज से देखें तो मेरा मानना है कि 1940 से लेकर 60 के बीच का जो पीरियड रहा होगा, 1940 से लेकर 60 का एक पीरियड, जो समय का जो रहा होगा 40 से 60 के बीच का पीरियड, उसे ही हम लोग फर्स्ट जनरेशन के रूप में जानेंगे। उसी में अब 40 से 60 के बीच में देखिए 41, 42, 55, 56, 57 सब आ जाता है। पहले जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब का। अब देखिए, टेक्नोलॉजी क्या होता है तो समझिएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि चीज़ों को प्रोसेस कराने के लिए किसका यूज हुआ था। जैसे मान लीजिएगा हमको खाना बनाना, अब खाना पकाने के लिए आज के समय में हम गैस का, इंडक्शन वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में यही चीज़ को प्रोसेस करने के लिए किसका यूज किया जाता होगा? लकड़ी का, कोयले का, इसका मतलब लकड़ी वगैरह का क्या किया जाएगा? बड़े स्तर पर यूज किया जाता होगा। तो मतलब जिस प्रकार से, अब यहाँ पर ये छोटा एग्जाम्पल ये समझिए कि खाना बनाने के तरीके कैसे चेंज होते जा रहे हैं, समझ गए ना। तो यही जो खाने बनाने का प्रोसेस हुआ, तो एक प्रकार को टेक्नोलॉजी हो गया कि मतलब खाना ऐसे बनाना है। सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर में चीज़ों को फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ये एक निर्यात ट्यूब था। जैसे अगर आपके घर में पुराना टीवी होगा CRT मॉडल का, जिसका पीछे का जो बॉडी है वो थोड़ा बाहर रहता है, तो पुराने ज़माने वाला टीवी, तो वो भी टेक्नोलॉजी था, उसमें वैक्यूम ट्यूब का ही टेक्नोलॉजी था। और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज जो था वो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम का जो है यूज किया जाता था। जैसे आज हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह का यूज करते हैं, तो पहले मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ये प्रोग्रामिंग जो था इसमें वो मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। मतलब डायरेक्ट जो इसमें था वो 0 and 1 के बेस पे काम होता था। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? 0 and 1। इस पर हम स्पेशली आपको वीडियो भी लेकर आएंगे कि 0 and 1 क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इन सब वो चीज़ों पे। फिलहाल ये समझिए कि पहला जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का जो डायरेक्ट 0 and 1 का यूज किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम होता नहीं था। इनपुट आउटपुट के लिए पेपर टेप्स या पंच कार्ड का यूज किया जाता था। हम आप पिछले क्लास में भी हिस्ट्री में बताए थे पंच कार्ड के बारे में। अगर आप नहीं देखें तो वो कंप्यूटर का हिस्ट्री का वाला जो वीडियो है वो जाके आप देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल था, जैसे IBM 650, 701, यूनिक, यूनिवैक, मार्क 1, ETC। तो एग्जांपल कई बार पूछ देता, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसके कई बार ड्रॉबैक के बारे में पूछा जाता है, वो हम लिखे नहीं है, हम आपको समझा देते हैं। चूँकि वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, तो वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा, इसको वोल्टेज चाहिए था इसको प्रोसेस करने के लिए, इसमें करंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था, समझ गए। एक ट्रांसफार्मर, हैवी ट्रांसफार्मर के बराबर इसको वोल्टेज चाहिए। अब ये वोल्टेज लेता था, तो पक्की सी बात है कि जो जितना वोल्टेज लेगा उतना बाहर गर्मी भी उत्सर्जित करता था, बाहर गर्मी उत्सर्जित करता था, वोल्टेज ज़्यादा लेता था। और पहले जनरेशन के कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था।
तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज करने की वजह से जो कंप्यूटर का साइज़ था वो लगभग 40 फीट रूम के बराबर था। अब साइज़ ज़्यादा होगा तो वज़न भी ज़्यादा होगा, साइज़ ज़्यादा था, वज़न ज़्यादा था, वोल्टेज ज़्यादा लेता था, गर्मी बाहर की तरफ ज़्यादा उत्सर्जित करता था, एसी का सुविधा उस समय में था नहीं। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड था, इनपुट आउटपुट का जो स्पीड था, समझे, ये बहुत ज़्यादा स्लो था। ठीक है, मतलब समझिए किसी तरीके से वो काम कर रहा था लेकिन उतना परफेक्ट नहीं था पहला जनरेशन का कंप्यूटर। तो ड्रॉबैक यही सब कर सकते हैं कि साइज का बड़ा होना, वजन का ज़्यादा होना, 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज होना, वोल्टेज ज़्यादा लेना, गर्मी का बाहर ज़्यादा उत्सर्जित करना, ये सब सारे इसका ड्रॉबैक था पहला जनरेशन में। इसके बाद दौर चला था आपका सेकेंड जनरेशन। अब देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या था कि अब जनरेशन कैसे तय होता था, जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगा, कुछ नया इनोवेशंस होगा तो जनरेशन में क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का यूज होता टेक्नोलॉजी के रूप में जो बेल लैब्स के अंदर बनाया गया था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1955 से 65 के बीच में। आप ये करिएगा कि जितना जैसे पहला जनरेशन को जहाँ ख़त्म कीजिएगा, सेकेंड को वहाँ चालू करके उसमें 10 जोड़ते चलिएगा, जैसे थर्ड फोर्थ सब में क्या करना है, 10 को जोड़ते जाना, तो आपका इसमें ऑटोमेटिक क्रिएट होते चलेगा, पीरियड उसका बनते चलेगा। तो ये मान लीजिए कि जैसे 40 से 60 के बीच में हम बोले थे कि पहला जनरेशन रहा था, वैसे ही मान के चलिए कि 50 से 70 के बीच का जो भी पीरियड रहा, अगर शुरुआत 50 से हो रहा और अंत में 70 के अंदर का कोई भी ईस्वी आ रहा तो उसको हम सेकेंड जनरेशन ही मान के चलेंगे, क्योंकि बुक में ये अलग अलग पीरियड दिया हुआ है उस हिसाब से। तो ट्रांजिस्टर क्या था, ट्रांजिस्टर आने के बाद वैक्यूम ट्यूब का काम खत्म हो गया। तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसी ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, तो हम ऑप्शन में देंगे ट्रांजिस्टर में। तो ट्रांजिस्टर में एक वोल्टेज कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी था, समझ गए ना, ये फिजिक्स से संबंधित वर्ड है ट्रांजिस्टर। तो ये क्या करता था, चीज़ों को प्रोसेस करता, मतलब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था। स्टोरेज में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ, थोड़ा सा नया खोज हुआ। मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप जो है या डिस्क जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग होने लगा था सेकेंड जनरेशन में। ओएस था, कौन सा ओएस था, तो बैच ओएस था। ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम ओएस पे भी पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जब हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो ओएस के हम बहुत अच्छे से उसमें समझाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि सेकंड जनरेशन में बैच ओएस का यूज हुआ था। अब ये बैच ओएस क्या होता है, तो जब ओएस का क्लास चालू करेंगे ना तो उसमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो देखिए इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का यूज सेकंड जनरेशन में होने लगा था। प्रोग्रामिंग के रूप में जैसे वहाँ पे मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था, तो यहाँ पे फोर्टेन, अल्गोल और कोबोल एक बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, समझ गए ना, कमर्शियल प्रोग्रामिंग इसको कह सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किया जाता था। तो ये प्रोग्रामिंग यूज होना चालू हो गया था किस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में। प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखिएगा तो कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपको कम से कम प्रोग्रामिंग जो है, बेसिक प्रोग्रामिंग, वो आपको आना ही चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में देखिए DP8, IBM 1400 सीरीज, IBM 700, ये कुछ एग्जाम्पल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि याद करने में, इसको तो रट्टा थोड़ा मारना ही पड़ेगा भैया, तो याद करने में आसान हो जाएगा। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब इसके क्या ड्रॉबैक्स थे, तो पहले एडवांटेज समझ लीजिए, पहले जनरेशन की अपेक्षा इसमें कुछ सुधार हुआ था। चूंकि ट्रांजिस्टर आया 18,000 वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया। जैसे ही 18,000 वैक्यूम ट्यूब का हटाया गया तो उसका आकार कम होगा। आकार कम होगा तो सिंपल सी बात है भैया, वजन भी कम होगा। वजन कम हुआ, आकार कम हुआ, तो सिंपल सी बात है वोल्टेज भी कम लेगा। अब वोल्टेज जैसे करंट कम लिया तो गर्मी बाहर थोड़ा कम उत्सर्जित करेगा। अब गर्मी बाहर कम उत्सर्जित करेगा तो थोड़ा सा इसका प्रोसेसिंग स्पीड में क्या हो गया, बढ़ गया थोड़ा। किसके तुलना में, पहले जनरेशन की तुलना में। तो सेकंड जनरेशन में आपका यूज होता है ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में आपका यूज होता है वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का वजन वगैरह बहुत ज़्यादा था, सेकंड में थोड़ा कम हो गया, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा सा बेहतर हो गया और प्रोग्रामिंग और ओएस का भी यूज होने लगा था। फिर दौर चला आपका थर्ड जनरेशन का। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था कि देखिए यह कंप्यूटर का तीसरा पीढ़ी था। यहाँ इस जनरेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था टेक्नोलॉजी के रूप में। मैं फिर से बोला, टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि चीज़ों को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए किस प्रकार के डिवाइस का या किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो ये पीरियड था 65 से 75। देखिए हम सेकंड को 65 पे ख़त्म किए थे, थर्ड को 65 पे चालू करके 10 साल जोड़ के उसको हम 75 कर दिए। तो इसको अगर आप राउंड में देखा जाए तो 60 से 80 का जो दौर रहा होगा, 1960 से 1980 का जो दौर रहा होगा वो थर्ड जनरेशन में आएगा। इसमें जो टेक्नोलॉजी जो था वो था आईसी।
किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? आईसी, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसे जे.एस. किल्वी ने इनका निर्माण किया था आईसी का, ठीक है। ये जो आईसी आया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए जो ड्रॉबैक ट्रांजिस्टर में था, जो चीज़ ट्रांजिस्टर नहीं कर पा रहा था या उन चीज़ों को करने के लिए उसे सपोर्टिंग डिवाइस की जरूरत था, वो सारी चीज़ें खत्म हो गया था आईसी में, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ये फिजिक्स की, कंप्यूटर में फिजिक्स और मैथ का बहुत बड़ा योगदान रहा है कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स की बहुत बड़ा देन था आईसी का निर्माण। आईसी के निर्माण होते ही कंप्यूटर में समझिए एक बहुत बड़ा क्रांति सा आ गया था, समझ गए। इसमें ट्रांजिस्टर हटा, समझ गए ना, ज़्यादातर यूज आईसी का होने लगा। कंप्यूटर का भी साइज छोटा हो गया। स्टोरेज में आपका मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज होने लगा। ओएस में मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग वगैरह ओएस जो था वो यूज होने लगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओएस पे अगर आप अभी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। हम ओएस आने वाले समय में आपको बहुत मस्त तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। इनपुट आउटपुट के लिए माउस और कीबोर्ड जैसे आज हम यूज कर रहे हैं, भले आज हम टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग हो गया हो, लेकिन पुराने ज़माने के टेक्नोलॉजी के हिसाब से माउस और कीबोर्ड का यूज होने लगा था। प्रोग्रामिंग में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल मतलब जैसे हम लोग अपने भाषा में इंग्लिश में जैसे कंप्यूटर में लिखते हैं, वही भाषा में हम लोग, मतलब कॉपी में जैसे हम लोग लिखते हैं उसी भाषा में हम लोग कंप्यूटर में भी निर्देश देने लगे थे, प्रोग्राम बनाने लगे थे। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज में कैसे वर्क होता था, नहीं होता था, तो इसका स्पेशल चैप्टर हम बनाएंगे लैंग्वेज, उसमें हम आपको बताएंगे। एग्जाम्पल में था IBM 360, 70 वगैरह। तो ये कुछ एग्जाम्पल था जो इस समय थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में बना था। चूंकि आईसी के यूज होने से सिस्टम का जो आकार था वो और छोटा हो गया। जैसे ही आकार छोटा हुआ तो वजन कम हो गया। जैसे ही आकार और वजन में बदलाव हुआ तो वोल्टेज भी कम लेने लगा, उसको करंट कम चाहिए। करंट कम होने की वजह से उसका जो ऊर्जा का उत्सर्जन बाहर की तरफ था वो कम होने लगा। AC भी उस समय में आ गया था, तो ठंडा रखने के लिए भी सुविधाएं होने लगा होगा, समझ गए। उस लेवल पे नहीं, मतलब सामान्य लेवल पे जिसको हम बात कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ ना कि मतलब प्रोसेसिंग स्पीड भी जो था वो थर्ड जनरेशन का बढ़ गया था तुलना में सेकेंड जनरेशन के और फर्स्ट जनरेशन के। तो ये था थर्ड जनरेशन, याद रखिएगा। पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन आईसी। फिर दौर चला था आपका फोर्थ जनरेशन का। फिर दौर चला कौन सा? फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ तो देखिए, अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो आईसी के ही टेक्नोलॉजी पर यूज करते हैं, समझ गए ना। आईसी का ही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बस उसके स्पीड को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो फोर्थ पीरियड में आ गया था, जिसमें 1975 से 1985 का दौर था। लेकिन बहुत सारी बुक में अप टिल 9 भी लिखा हुआ, आज के समय तक भी लिखा हुआ, तो आप दोनों मान के चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो यूज हुआ था वो यूज था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब वेरी लार्ज का मतलब ये होगा, यहाँ पे साइज के बारे में बात नहीं करें, वेरी लार्ज, यहाँ पे पावर की बात करें। उसमें जो क्षमता थी ना, वो समझिए ना, मिलियनों आईसी का पावर का क्षमता एक VLSI के अंदर था, समझ गए। और इसमें इसी समय में इंटेल के द्वारा डेवलप किया गया था फर्स्ट इवर माइक्रो प्रोसेसर। मतलब आज के समय के जो माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं वो VLSI का ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और इसी को हम लोग, इसी वजह से हम लोग आज अपने कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं, समझ गए ना। तो माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर जो भी शब्द का आप यूज कीजिए, वो फोर्थ जनरेशन से ही चालू हो गया था। जैसे इंटेल 404 चिप, जिसे टेड हॉप के द्वारा जो वो बनाया गया था, इंटेल 404, जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, जिसमें VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। स्टोरेज में रैम रोम हार्ड डिस्क वगैरह का इसमें इनोवेशन हो चुका था, समझ गए। ओएस में GUI विंडोज OS आ चुका था। GUI मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो आज के समय में लगभग हम जो विंडोज यूज करते हैं उसी टाइप के विंडोज का उस समय में इनोवेशन हो चुका था। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे लगभग आपके कमांड बेस पे भी OS काम करता था। लेकिन पूर्णतः जब OS पूर्णतः वाला जो होता है ना, नई टेक्नोलॉजी वाला OS, वो फोर्थ और नेक्स्ट जो हम फिफ्थ पढ़ेंगे उस बीच में पूरा OS जो था वो इनोवेशन हो चुका था। लाइक मॉडर्न OS जिसको हम कह सकते हैं, वो फोर्थ से स्टार्ट हुआ तो फिफ्थ आते आते पूरा कंप्लीट हो चुका था। इनपुट आउटपुट डिवाइस में जैसे माउस, कीबोर्ड, OCR, BCR, MICR, ये सब चीज़ें जितने भी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो आपको फोर्थ जनरेशन आते आते पूरा कंप्लीट हो चुका था। एग्जांपल में एप्पल, IBM, स्टार वगैरह, ये सारे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। तो जैसे ही VLSI है, कंप्यूटर का साइज और छोटा हुआ, वजन और कम हो गया, वोल्टेज और कम लेने लगा, स्पीड बढ़ने लगा, कार्य जो था उस पर ज़्यादा होने लगा, AC की जरूरत धीरे 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 खत्म होने लगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होने लगा था फोर्थ जनरेशन में। तो इसके ड्रॉबैक को याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, पहला जनरेशन में जितना हो सके आप बोलिए साइज वजन, पहले जनरेशन में साइज वजन वगैरह प्रोसेस को साइज बढ़ाइए, उसका वजन बढ़ाइए, प्रोसेस को घटाइए। सेकेंड जनरेशन में प्रोसेस के स्पीड को बढ़ाइए, साइज और
वजन को घटाते चलिए। थर्ड में प्रोसेस को और बढ़ाइए और साइज और वजन को घटाते चलिए। फोर्थ में प्रोसेस को और स्पीड तरीके से बढ़ाइए और प्रोसेस स्पीड बढ़ गया और साइज और वजन धीरे धीरे क्या होने लगा था, पूरा कम हो गया था। तो इस प्रकार से आप ड्रॉबैक को याद रख सकते थे। अंतिम जनरेशन था फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन क्या होता है, देखिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो आज के समय का जो हम कंप्यूटर जितने भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आज के समय में, जो भी आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो सब फिफ्थ जनरेशन का ही देना है। तो फिफ्थ जनरेशन 1985 या यूँ कह सकते 1975 से आज तक का जो दौर रहा है, मोटा मोटा 1985 समझ लीजिए ऑनवर्ड्स में आज 2023 तक का जो समय है वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर आता है। इसमें ULSI का यूज हुआ था, अल्ट्रा लार्ज, ये मतलब VLSI से भी ज़्यादा बेहतर था। इसमें कई VLSI का पावर जो है, कई मिलियन VLSI का पावर एक ULSI चिप के अंदर होता था। बगल में आप चिप का फोटो भी देख सकते हैं, अच्छा क्लियर नहीं है, लेकिन जो हम आज के समय में प्रोसेसर यूज करते हैं वो ULSI ही है, समझ गए, जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहें। और ये बेस्ड था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पे। अब AI क्या होता है, आज सब हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, सेल्फी में देखते हैं कितना मुंह कनगोड़ा सुंदर चिकन चुनमुन कर देता है, समझ गए ना। सोशल मीडिया पर फोटो वोटो देखिएगा तो बोलिएगा पगलाइए जाइएगा, सामने से देखिएगा तो फिर सीधा हॉस्पिटल में होश आएगा, समझ गए। तो ये सब ये AI का कमाल है। आप ऑटो ड्राइव देख लीजिए, आप मोबाइल से बात कर पा रहे हैं, गूगल एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, अमेजन का एलेक्सा वगैरह जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो देना है। आपका हार्ट बीट को चेक करना, कितना चले वो सब बताना है, मोबाइल में स्मार्ट वॉच सब। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक स्पेशल टॉपिक ही लेकर आएंगे जहाँ आपको इसके बारे में प्रॉपर बताया जाएगा। स्टोरेज में हार्ड डिस्क, SSD, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे फिफ्थ जनरेशन जो भी टेक्नोलॉजी आज के समय में हम देख रहे हैं सब फिफ्थ जनरेशन में आते आते कंप्लीट हो चुका था। OS में विंडोज, सर्वर OS, नेटवर्क OS, एंड्रॉयड OS, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, चाहे iOS जो भी हम देख रहे हैं, यूनिक्स, लिनक्स वगैरह सब आपके फिफ्थ जनरेशन में, फोर्थ से फिफ्थ के बीच में सारे कंप्लीट हो चुका था। इनपुट आउटपुट में जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आज के समय, फिंगरप्रिंट से लेकर टच स्क्रीन वगैरह सब फिफ्थ जनरेशन आते आते क्या हो चुका था, कंप्लीट। प्रोग्रामिंग में पाइथन, जावा, C# वगैरह जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आज हम समय में यूज कर रहे हैं, C तक इंक्लूडिंग, C तो इसे लगभग थर्ड और फोर्थ से ही इनोवेशंस हो चुका था, लेकिन आज के समय आते आते हम जितने भी हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब हम यूज कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में। जैसे आपका एग्जांपल हो गया इंटेल i3, i5, i7, उसके बाद आपका लैपटॉप, स्मार्टफोन, रोबोट, सुपर कंप्यूटर, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारी किसकी देना, फिफ्थ जनरेशन की देना। मतलब फिफ्थ जनरेशन आते आते जितने भी सामने आप अपने सामने में टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं ये किस जनरेशन के अंदर आ जाएगा, आपका फिफ्थ जनरेशन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ आते आते जो आज के समय में यूज करें तो कंप्यूटर का जनरेशन यहाँ खत्म हो जाता है। अब जब कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा तो फिर सिक्स जनरेशन भी होगा, समझ गए। तो एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन IC, फोर्थ जनरेशन VLSI एंड फिफ्थ जनरेशन ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा, वाकई आपको अच्छा लग रहा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ निर्देश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है। आज के लिए यही तक, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।